Hello dear students, this is Geeta Shoran and welcome to the Achievers Academy. Today's our topic is the cultural background of the African literature. This is part 2 because part 1 we have done before और part 1 में हमने cultural background को पढ़ा था. ये part 2 है, इसमें थोड़ा बहुत और पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसके writers और works को पढ़ेंगे. So let's start. सबसे पहले थोड़ा सा जनरल नॉलेज की अगर मैं बात करूं तो 7 कंटिनेंट हैं हमारे पास और 7 कंटिनेंट में सबसे बड़ा कंटिनेंट की अगर हम बात करें तो वो एशिया है, जिसमें हमारा इंडिया भी शामिल है. और सबसे सेकंड नंबर पर जो सबसे बड़ा कंटिनेंट है वो है अफ्रीका, और पॉपुलेशन वाइज भी अफ्रीका सेकंड नंबर पर सबसे बड़ा कंटिनेंट है. दैन अगर हम बात करें कॉलोनियलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म की, क्योंकि इन फर्स्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड दैट अफ्रीका वाज द कॉलोनी ऑफ यूरोपियन कंट्रीज़. यूरोपियन कंट्रीज़ ने पूरी तरह से अफ्रीका पर काबू पा लिया था. एंड वी कैन सी द इफ़ेक्ट ऑफ यूरोपियन कल्चर ऑन अफ्रीकन कल्चर. African culture in some way was lost that time, and European culture was adopted by the people of that country, of that continent you can say. अफ्रीकन कंटिनेंट के जो लोग थे उन्होंने यूरोपियन कंट्रीज़ का जो कल्चर था वो अडोप्ट करना शुरू कर दिया था. एंड धीरे धीरे ग्रेजुअली अफ्रीकन कल्चर लॉस्ट होता जा रहा था. लॉस्ट इन द सेंस मतलब मिक्सअप हो गया था सब कुछ अफ्रीकन यूरोपियन का. कुछ पता नहीं चल रहा था कि कौन सी टर्म कौन सी लैंग्वेज का ट्रेडिशनल टाइम में यूज़ किया जाता था और कौन सी का अब किया जा रहा है, कहाँ पर मतलब कौन सी टर्म पहले यूज़ की जाती थी, कौन सी हमने बोरो की है, कौन सी उनकी खुद की है, सब मिक्सअप हो चुका था. और यूरोपियन कल्चर ने उस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डाला था, क्योंकि अफ्रीकन्स को स्लेव बना के रखा गया था, जिससे अफ्रीकन लोगों में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया था. Then refer to the control over piece of land and its people by a more dominant power. अगर हम कॉलोनियलिज्म की बात करें, इस टर्म की बात करें, तो इस टर्म का यहाँ पर मतलब हो जाता है द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कॉलोनी बाय सेंडिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम अ डोमिनेंट पावर टू लिव इन एंड कंट्रोल अ वीकर वन. For example, the US was once a British colony, India was once a British colony, and the Philippines was once a US colony. So ये सब क्या थे, इनकी कॉलोनी बन गए थे. US भी ब्रिटिश की कॉलोनी बना था, इंडिया भी ब्रिटिश की कॉलोनी बना था, और अफ्रीका पर भी ब्रिटिशर्स ने अपनी कॉलोनी बना रखी थी. तो जो उन्होंने अपना बंदे भेजे, कुछ ग्रुप भेजा वहाँ पर अपनी पावर को करने के लिए, गवर्नमेंट चलाने के लिए, अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए उन्होंने अपने बंदे भेजे. और वो क्या कर रहे थे, उनको उन्होंने स्लेव बना लिया और ख़ुद वो गवर्नमेंट चला रहे थे, खुद वो राजा बन गए थे इन द सेंस. और इम्पेरियलिज्म क्या होता है? इम्पेरियलिज्म का यहाँ पर मतलब है कि ब्रॉडर टर्म दैट इम्प्लाइज डोमिनेशन ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल एंड देयर लैंड विच मे इंक्लूड कोलोनाइजेशन बट डज नॉट रिक्वायर इट. फॉर एग्जाम्पल, द US कंट्रोलिंग अफगानिस्तान, US using foreign aid in return for countries protecting their interest, US attempt to control Cuba by forcing an embargo. अब देखिए, ध्यान से समझिएगा, देयर आर डिफरेंस बिटवीन बोथ टर्म्स, कॉलोनियलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म. इनमें क्या डिफरेंस है? अब अगर हम कॉलोनियलिज्म की बात करते हैं तो इसमें फिजिकल प्रेजेंस की बात आ जाती है. फिजिकल प्रेजेंस कैसे? फिजिकल प्रेजेंस मतलब जैसे कि अगर हम एग्ज़ाम्पल लें कि ब्रिटिशर्स ने अफ्रीका पर अपना कब्जा कर लिया था, उन्होंने अपनी कॉलोनी बना ली थी, तो मतलब वहाँ से लोग आए, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई, वहाँ पर उन्होंने कब्जा किया, अफ्रीकन लोगों को इन्फीरियर दिखाना शुरू किया, तो वो फिजिकली आए वहाँ पर, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट चलाई, अपनी पावर दिखाई, उसको कॉलोनी बोला जाएगा. लेकिन अगर हम इम्पेरियलिज्म की बात करें
तो इम्पेरियलिज़म बिना फिजिकल प्रेजेंस के भी किया जा सकता है, जैसे कि यूएस ने क्यूबा पर कंट्रोल किया था एम्बार्गो को फोर्स करके। एम्बार्गो को फोर्स करके क्या किया था, यूएस ने क्यूबा को अपने कब्ज़े में कर लिया था, लेकिन यूएस के लोग वहाँ पर उन पे कब्जा करने नहीं गए थे, उनकी फिजिकल प्रेजेंस वहाँ नहीं थी। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स। कॉलोनी के लिए फिजिकल प्रेजेंस चाहिए उन बंदों की उस प्लेस पर, जैसे कि अफ्रीका के लोगों पर कॉलोनी उन्होंने की तो ब्रिटिशर्स वहाँ पर आए, अफ्रीका में आए, वहाँ पर कॉलोनी बनाई। लेकिन अगर इम्पेरियलिज़म की बात करें तो ब्रिटिशर्स को अफ्रीका आने की ज़रूरत नहीं थी। ब्रिटेन में रहकर ही अफ्रीकन लोगों को किसी न किसी तरह से काबू कर सकते थे, तो उस काबू करने को इम्पेरियलिज्म बोलेंगे। तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स। इसमें फिजिकल प्रेजेंस होती है, लेकिन इम्पेरियलिज्म में देयर इज़ नो नीड टू प्रेजेंट फिजिकली। तो ये इनमें डिफरेंस होता है। देन कॉलोनियलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म हम पढ़ चुके हैं। इंग्लैंड एंड अदर colonial powers like France and Germany divided Africa into 50 countries. फ्रांस अफ्रीका पर इंग्लैंड ने और अदर कॉलोनियल जितनी भी कंट्रीज़ थी, जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, जितनी भी कंट्रीज़ ने उस पर कॉलोनी बनाई, उन्होंने अफ्रीका को 50 कंट्रीज़ में डिवाइड कर दिया था। अफ्रीका क्या है, कंट्री नहीं है, अफ्रीका क्या है, कॉन्टिनेंट है। और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में बहुत सी कंट्रीज़ बनाई गई, किसके द्वारा, जिन लोगों ने, जिन देशों ने उस पर अपनी कॉलोनी बनाई, उन्होंने उसको 50 कंट्रीज़ में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया था। ये आप देख सकते हैं यहाँ अल्जीरिया, लीबिया, ये सब क्या है, 50 कंट्रीज़ में उन्होंने उसको डिवाइड कर दिया था। ये डिफरेंट यहाँ पर क्या दिखाई गई हैं, कंट्रीज़ दिखाई गई हैं कि ये ऐसे अंगोला था, ये 50 कंट्रीज़ में उन्होंने इसको डिवाइड कर दिया था। देन colonialism in Nigeria is also a part of Africa, began around 1800 when England began controlling West African ports to stop the transatlantic slave trade. By 1885, England had complete political, financial and social control over what is now Nigeria. नाइजीरिया पर पूरे तरीके से इंग्लैंड का कंट्रोल हो गया था 1885 तक। आप फाइनेंशियली देखें, पॉलिटिकली देख लें, सोशल कंट्रोल हो गया था, मतलब सब कुछ उन्होंने कंट्रोल कर लिया था। लेकिन अगर ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड की बात करें तो उसको उन्होंने 1800 में स्टार्ट किया था इंग्लैंड ने, और धीरे धीरे उसने पूरे नाइजीरिया को अपने काबू में कर लिया था। Nigerians fought against the control from England from the very beginning, but England had better weapons and more resources. Nigerian ने फाउट किया अगेंस्ट द कंट्रोल फ्रॉम इंग्लैंड, लेकिन क्या हुआ, इंग्लैंड के पास बहुत रिसोर्सेज थे, अच्छे वेपन्स थे, तो अफ्रीकन्स जो थे, नाइजीरियन जो थे, वो उनके आगे टिक नहीं सके और उनको जो है ब्रिटिशर्स का स्लेव बनना पड़ा। देन नाइजीरियन इंडिपेंडेंस, नाइजीरियंस कंटिन्यूड फाइटिंग फॉर फ्रीडम ड्यूरिंग 19th सेंचुरी एंड इनटू द 20th सेंचुरी। नाइजीरियन ने मतलब कंटिन्यू फाइट किया फ्रीडम के लिए। उन्होंने जितना वो कर सकते थे उतना उन्होंने किया कि वो ब्रिटिशर्स से फ्री हो सकें, इंडिपेंडेंट हो सकें, और उन्होंने कर भी दिखाया, वो इंडिपेंडेंट भी हो गए। दे वॉन्टेड टू फॉर्म एन इंडिपेंडेंट कंट्री दैट वॉज नॉट कंट्रोल्ड बाई इंग्लैंड एंड बट बाय नाइजीरियंस। वो चाहते थे कि हम फ्री हो जाएं, इंडिपेंडेंट हो जाएं, जिस पर इंग्लैंड का रूल ना हो, हमारे नाइजीरियंस का ही रूल हो, हम अपने रूल्स बनाएं, अपने रेगुलेशन बनाएं, उन्हीं को फॉलो करें। और वो इसके लिए रेगुलर फाइट कर रहे थे कि उनको फ्री किया जाए, इंडिपेंडेंट किया जाए।
In 1960, Nigeria gained independence from England. 1960 में फाइनली नाइजीरिया को उनसे फ्री होने का मौका मिला, वो उनसे फ्री हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए। 1960 इज कॉल्ड द ईयर ऑफ अफ्रीका। 1960 जो ईयर है उसको ईयर ऑफ अफ्रीका कहा जाता है, बिकॉज मैनी अफ्रीकन कंट्रीज गेन इंडिपेंडेंस दैट ईयर। 1960 में कई कंट्रीज़ जो है फ्री हो गई थी, लेकिन टोटली इंडिपेंडेंट की बात करें अफ्रीकन कंट्रीज़ की तो वो 1994 में हुआ था। 1960 तक बहुत कंट्रीज़ फ्री हो गई थी, इंडिपेंडेंट हो गई थी यूरोपियन कंट्रीज़ से, लेकिन टोटली अगर हम अफ्रीकन कंट्रीज़ के फ्रीडम की बात करें तो वो 1994 में हुआ था। देन the end of colonialism between 1885 and 1914, Britain took nearly 30% of Africa's population. 1885 और 1914 के बीच में ब्रिटेन ने 30% अफ्रीका की पॉपुलेशन को ले लिया था अंडर इट्स कंट्रोल, अपने कंट्रोल में ले लिया था, कंपेयर टू 15% फॉर फ्रांस, 9% फॉर जर्मनी, 7% फॉर बेल्जियम एंड 1% फॉर इटली। यहाँ पर बात क्या है कि जो अफ्रीका था उस पर बहुत सी कंट्रीज़ का कॉलोनी थी। बहुत सी कंट्रीज़ कौन कौन सी थी उसमें? ब्रिटेन था, फ्रांस था, जर्मनी था, बेल्जियम था, इटली था। लेकिन सबसे ज़्यादा जो एरिया था वो किसके कंट्रोल में था? अगर उसकी हम बात करें तो वो ब्रिटेन के कंट्रोल में था। ब्रिटेन ने 30% ऑफ अफ्रीकन एरिया कंट्रोल कर लिया था और बाकी का जो एरिया था 15% फ्रांस ने अपने काबू में ले लिया था, 9% जर्मनी ने अपने काबू में ले लिया था, बाकी बेल्जियम और इटली ने अपने काबू में ले लिया था। नाइजीरिया अलोन कंट्रीब्यूटेड 15 मिलियन सब्जेक्ट्स, मोर देन इन द होल ऑफ फ्रेंच वेस्ट अफ्रीका और द एंटायर जर्मन कॉलोनियल एम्पायर। नाइजीरिया ने अकेले ही 15 मिलियन सब्जेक्ट्स को क्या किया था? कंट्रीब्यूट किया था, और मोर देन इन द फुल ऑफ फ्रेंच वेस्ट अफ्रीका एंड और द एंटायर जर्मन कॉलोनियल एम्पायर, उनसे भी ज़्यादा था। मतलब नाइजीरिया को क्या था, पूरी तरह से इन कॉलोनीज़ ने कंट्रोल कर रखा था और मतलब बहुत ज़्यादा जो था उन पर प्रेशर था और नाइजीरिया को स्लेव बनाकर रखा गया था। और फ्रेंच के जो लोग थे, ब्रिटेन के लोग थे, सब ने इनको अपना क्या बना रखा था? स्लेव बनाकर रखा हुआ था और इनका ही एम्पायर वहाँ पर चलता था। जर्मन कॉलोनियल एम्पायर था, फ्रेंच का अपना एम्पायर था और वही वहाँ पर क्या करते थे? रूल करते थे और 15 मिलियन लोगों को इन्होंने कंट्रोल कर रखा था। देन आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद इंग्लैंड स्वे एंड पावर over its colonies around the world was weakened. England's empire in Africa ended quickly. इंग्लैंड का जो एम्पायर था वो धीरे धीरे वीक होने लग गया था, often leaving newly independent states ill-equipped to deal with the challenges of governing themselves. इंग्लैंड का जो पावर था धीरे धीरे कम होता गया और नाइजीरिया क्या है? इंडिपेंडेंट होता गया। नाइजीरिया won independence in 1960 and many other African nations followed shortly thereafter. नाइजीरिया ने 1960 में इंडिपेंडेंट पा लिया, बाकी नेशंस भी इसके पीछे पीछे लग गए, उनको भी फ्रीली मतलब रहने का मौका मिला, वो भी इंडिपेंडेंट होने लग गए थे। Then African literature consists of a body of work in different languages and various genres ranging from oral literature to literature written in colonial languages. अफ्रीकन लिटरेचर में बहुत सी लैंग्वेजेस का आपको मिक्सअप मिलेगा। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि अफ्रीका वाज द कॉलोनी ऑफ यूरोपियन कंट्रीज़। फ्रांस के लोगों ने यहाँ पर कॉलोनी जमाई, यहाँ जर्मनी के लोगों ने जमाई, इटली के लोग, ब्रिटेन के लोग यहाँ पर उन्होंने अपना जो है लैंग्वेज का इफ़ेक्ट छोड़ा और मतलब डिफरेंट लैंग्वेजेस वहाँ पर यूज होने लगी और वेरियस योनर्स का यूज होने लगा। ओरल लिटरेचर टू लिटरेचर रिटन इन कॉलोनियल लैंग्वेजेस में लिटरेचर लिखा जाने लगा। फ्रेंच, पोर्तुगीज़ एंड इंग्लिश, मैनी लैंग्वेजेस वर देयर। सो कई लैंग्वेजेस का मिक्सअप वहाँ पर यूज़ होने लग गया था
पोस्ट कॉलोनियल एरा में। दैन ओरल लिटरेचर, जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में भी ओरल लिटरेचर की बात की थी कि अफ्रीकन के अगर ट्रेडिशनल कल्चर या ट्रेडिशनल लिटरेचर की बात करें तो वो ओरल लिटरेचर से शुरू हुआ था। और जो बड़े बूढ़े लोग थे वो बच्चों को कहानियाँ सुनाते थे अपने पास बिठाकर, और कुछ वो कहानियाँ जो मोरालिटी वाली होती थी, मोरल थीम के बारे में बताती थी, लेकिन कुछ ऐसी भी होती थी जो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए सुनाई जाती थी। और इसके कई फॉर्म्स होती थी, जैसे कि मिथ होती थी और पोएम, पोइट्री, फिलोसफी, मतलब मैनी फॉर्म्स वर देयर। Oral literature including stories, dramas, riddles, histories, myths, songs, proverbs, and other expressions. Many other expressions were there. Is frequently employed to educate and entertain children. Childrens को पढ़ाने के लिए, उनको कुछ सिखाने के लिए, moral lesson देने के लिए, या फिर उनको entertainment के वे से उनको ये कहानियाँ सुनाई जाती थी, उनको एंटरटेन करने के लिए ये कहानियाँ सुनाई जाती थी। ओरल हिस्ट्रीज, मिथ्स एंड प्रोवर्ब्स एडिशनली सर्व टू रिमाइंड होल कम्युनिटी ऑफ देयर एंसेस्टर्स, heroic deeds, their past and the precedents for their customs and traditions। ये जो कहानियाँ होती थी उनमें उनके एंसेस्टर्स के बारे में बताया जाता था कि पास्ट में ये होता था, वो होता था। उनके पास्ट को ही उठाकर कहानियाँ बनाई जाती थी, उनमें से ही मोरल लेसन बनाए जाते थे। बच्चों को एजुकेट किया जाता था, उनको मोरल लेसन दिया जाता था, या फिर एंटरटेन करने के लिए उनको ये कहानियाँ सुनाई जाती थी। ये था अफ्रीकन कल्चर, अफ्रीकन लिटरेचर। अगर हम पास्ट की बात करें, ट्रेडिशनल लिटरेचर की बात करें, तो इट वाज ओरल लिटरेचर इन अफ्रीका। प्री कॉलोनियल एरा की बात करें तो वहाँ पर ओरल लिटरेचर ही चलता था। ओरल लिटरेचर में एंसेस्टर्स की कहानियाँ सुनाई जाती थी, जिसमें कई फॉर्म्स होती थी। सॉन्ग्स के रूप में भी सुनाई जा सकती थी, मिथ्स, हिस्ट्रीज़ के रूप में होती थी। तो देयर वर मैनी फॉर्म्स। ये सब पास्ट में था, इसके प्री कॉलोनियल एरा में। दैन लिटरेचर इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी। लिटरेचर सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करता है, ये फैक्ट है, इसको कोई मतलब मना नहीं कर सकता। कोई भी अगर हम वर्क उठाकर देखेंगे तो कोई भी वर्क अगर हम एनालाइज करेंगे तो वो किसी न किसी कल्चर को ही डिपिक्ट करेगा, किसी न किसी कल्चर के ऊपर ही बेस्ड होगा। क्योंकि जो हमारा लिटरेचर है वो तो विंडो कहा जाता है हमारे कल्चर की। लिटरेचर इज़ द विंडो ऑफ आवर कल्चर, क्योंकि लिटरेचर रिफ्लेक्ट करता है हमारे कल्चर को। इसमें कोई दो राहें नहीं है, इसको कोई मना नहीं कर सकता कि नहीं लिटरेचर तो कल्चर से बिल्कुल दूर है, लिटरेचर में तो कल्चर का कुछ आता ही नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। लिटरेचर जो है वो हमारे कल्चर पर ही डिपेंड है, और यही कारण है कि हमें अफ्रीकन जो कल्चर है उसका बैकग्राउंड पढ़ने की ज़रूरत पड़ रही है। So, literature is the reflection of society is a fact that has been widely acknowledged. Literature indeed reflects the society, its good values and its ills. मतलब जो लिटरेचर है वो हमारी अच्छाइयाँ भी बताता है, बुराइयाँ भी बताता है जो उस टाइम पर चलती हैं, हमारे एंसेस्टर्स ने क्या किया, हमारे प्रेजेंट में क्या चल रहा है, या जो भी है, मतलब स्टोरीज़ के थ्रू उसको सुनाया जाता है, या एक जनरल लेसन दिया जाता है लोगों को, एक मोरल लेसन दिया जाता है। तो कई वे हो सकते हैं किसी भी स्टोरी को सुनाने के लिए, कई जॉनर यूज किए जा सकते हैं, कई फॉर्म्स का यूज किया जाता है। दैन अफ्रीकन राइटर्स की अगर हम बात करें तो बहुत से अफ्रीकन राइटर हैं जिनका हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं, क्योंकि अगर हम इनके बैकग्राउंड की बात करें, इनके इंट्रोडक्शन की बात करें तो वो हम बाद में करेंगे। बहुत अच्छे से हर एक राइटर को उठाएंगे, उनके बारे में जानेंगे, उनके वर्क्स को जानेंगे। अभी जो है मैं एक जनरल ओवरव्यू आपको दूंगी कि अफ्रीकन लिटरेचर में कौन कौन से राइटर हैं, और उनका एक जनरल ओवरव्यू हम लेंगे। सबसे पहले है सोइंका वॉल, बोर्न इन नाइजीरिया में ये पैदा हुए जुलाई 13, 1934 में। द फोरमोस्ट इंग्लिश लैंग्वेज पोएट एंड सर्टेनली द मोस्ट सेलिब्रेटेड प्ले राइट ऑफ ब्लैक अमेरिका। ये क्या थे? पोएट भी थे और प्ले राइट भी थे।
ब्लैक अमेरिका में। हिज वर्क अर्नड हिम द 1986 नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर। ये नोबेल प्राइज़ विनर हैं, इनको 1986 में क्या मिला था? नोबेल प्राइज़ मिला था। ये नाइजीरिया में पैदा हुए थे। नाइजीरिया इज़ द पार्ट ऑफ अफ्रीका, सो ही इज़ कॉल्ड द अफ्रीकन राइटर। सेकेंड इज़ क्लार्क, जॉन पेपर क्लार्क, नाइजीरियन पोइट, ड्रामेटिस्ट एंड लिटरेरी क्रिटिक। इनका जन्म हुआ 6 अप्रैल 1935, contributed significantly to Nigerian Renaissance of the late 50s and early 60s। जॉन पेपर क्लार्क जो थे वो 6 अप्रैल 1935 को इनका जन्म हुआ और इन्होंने लिटरेचर में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। ये एक पोइट थे, ड्रामेटिस्ट थे, क्रिटिक भी थे एंड कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द नाइजीरियन रेनेसा में इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया लेट 50s और 60s में। देन हमारे थर्ड हैं राइटर चिमामांडा नगोजी अडिशिए, was born on September 15, 1977 in Nigeria. She writes poems, short stories and novels. One of her stories called That Harmattan Morning was chosen as joint winner of the BCC Short Story Awards. She also won the O. Henry Prize for a story called The American Embassy. चिमांडा का जन्म हुआ 15 सितंबर को 1977 को नाइजीरिया में और ये एक पोएट भी थी, पोएम भी लिखती थी और शॉर्ट स्टोरीज़ लिखती थी, नॉवल लिखती थी एंड वन ऑफ हर स्टोरीज़, इनकी एक स्टोरी का नाम है दैट हैमरटन मॉर्निंग। ये एक जॉइंट विनर, मतलब इस जो वर्क इसने लिखा, ये स्टोरी जो इसने लिखी, इसने एक प्राइज़ विनर ये स्टोरी थी जिसने BCC शॉर्ट स्टोरी अवार्ड जीता एंड शी ऑल्सो वॉन द ओ हेनरी प्राइज़ भी इसने जीता इसकी स्टोरी के लिए। अमेरिकन एम्बेसी इसने स्टोरी लिखी जिसके लिए इसने ओ हेनरी प्राइज़ जीता था। देन नागुगी वा थियोंग ओ, केनियन राइटर हैं ये, जिनका जन्म हुआ 5 जनवरी 1938 को। हिज वर्क्स इंक्लूड प्लेज, ये प्लेराइट थे, नॉवलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे एंड एसेइस्ट भी थे। ही हैज़ रिटन एवरीथिंग फ्रॉम चिल्ड्रंस लिटरेचर टू सोशल क्रिटिसिज्म। मोस्ट ऑफ हिज वर्क इज़ इन इंग्लिश बट सम ऑफ इट इज़ इन गायक्यू लैंग्वेज, मतलब बहुत से इसके जो वर्क्स थे वो इंग्लिश में थे लेकिन गायक्यू जो लैंग्वेज थी इन्होंने अपने वर्क्स में यूज़ की थी। देन है हमारे बुची एमेचेटा, ये भी एक नाइजीरियन नॉवलिस्ट थी हु वॉज बॉर्न ऑन जुलाई 21, 1944। शी वॉज पब्लिश्ड ओवर 20 बुक्स। हर मोस्ट well known novels are Second Class Citizen, The Bride Price, The Slave Girl and The Joys of Motherhood। ये इनके क्या थे, कुछ वर्क्स थे और ये भी क्या थी, एक नाइजीरियन राइटर थी जिन्होंने अपनी लाइफ टाइम में 20 बुक्स को पब्लिश किया था और इनकी कुछ वेल नोन जो नॉवेल्स थी वो थी सेकेंड क्लास सिटीजन, द ब्राइड प्राइस, द स्लेव गर्ल एंड जॉयज़ ऑफ मदरहुड। देन हैं हमारी आई क्वी आर्मा, ये एक नोटेबल गैनियन राइटर हैं हु वॉज बॉर्न इन 1939। ही मेनली राइट्स novels। He has written 6 novels, all of which have been fairly well received. His most well-known work is called Fragments. इनका सबसे जो well-known work था वो था Fragments। Then है चिनुआ अचीबे। चिनुआ अचीबे को कौन नहीं जानता होगा, सब जानते हैं क्योंकि he was the most prominent writer of African literature। चिनुआ अचीबे का जन्म हुआ था 15 नवंबर 1930 को नाइजीरिया में एंड ही डाइड ऑन 12 मार्च 2013। ही वॉज अ नॉवलिस्ट, अ पोएट, अ क्रिटिक एंड अ प्रोफेसर। ही वॉज बेस्ट नोन फॉर हिज फर्स्ट नॉवल विच इज कॉल्ड थिंग्स फॉल अपार्ट। इट वॉज रिटन इन 1958। ये 1958 में लिखी गई थी।
तो चिनुआ अचेबे वेल नोन राइटर हैं जो नाइजीरिया में इनका जन्म हुआ, और इनकी जो सबसे अच्छी, जो सबसे फेमस हुई थी जो नॉवल, और सबसे डेब्यू नॉवल इनकी मानी जाती 1958 में लिखी थी, थिंग्स फॉल अपार्ट। सो आज हमने कुछ कल्चरल बैकग्राउंड जाना और कुछ अफ्रीकन राइटर्स के बारे में जाना है। अगली वीडियो में हम चिनुआ अचेबे को पढ़ेंगे और उसके वर्क्स को पढ़ेंगे। सो आप